हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS में और बहुप्रतीक्षित वीडियो लेके मैं आप सबके सामने हाजिर हूं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कितनी बार कमेंट किया कि सर गोदान पे वीडियो बनाइए। और देखिए, मैं गोदान पे वीडियो पहले भी बना लेता, पर चूंकि गोदान तक आते आते एक साहित्य की बेसिक समझ स्टूडेंट्स में होनी जरूरी है। इसके पहले आपने अगर प्लेलिस्ट देखी होगी हिंदी साहित्य की, तो मैंने हिंदी साहित्य से जुड़े विभिन्न विषयों पे मैंने वीडियोस बनाए हैं। 80-85 के आसपास वीडियो आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएंगे, जिसमें बहुत सारे एंगल्स शामिल हैं। प्रेमचंद जी पे भी मैंने 2-3 वीडियो बनाए हैं स्पेसिफिक, जहां पे उनकी जिंदगी की बात की है, उनके जो साहित्यिक रचनाएं हैं उसकी बात की है। देखिए, गोदान पे एकदम से आप नहीं आ सकते। गोदान पे आने के लिए एक विशेष रास्ता है। वो रास्ता है एक बेहतर साहित्यिक समझ का। आज का जो वीडियो है, यहां पे आने से पहले आपको कुछ चीजें समझ लेनी चाहिए। वो क्या कि आप प्लेलिस्ट में जाइए, किसकी? हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय की प्लेलिस्ट में जाइए, जो आपको स्टडी IQ मेन चैनल और स्टडी IQ IAS हिंदी दोनों चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, स्टडी IQ मेन चैनल पे थोड़ा नीचे मिलेगी, लेकिन स्टडी IQ IAS हिंदी पे ऊपर ही मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे 2 स्पेसिफिक वीडियो हैं। एक प्रेमचंद की कहानियों पे है, एक प्रेमचंद जी पे है। इन दोनों वीडियोस को देखिएगा और आपको कुछ कुछ आइडिया लगेगा कि प्रेमचंद जी की जिंदगी किस तरीके से आगे बढ़ी, उनका साहित्य कैसे आगे बढ़ा और क्यों वो इतने महान साहित्यकार कहलाए। हम आज जिस उपन्यास की बात करेंगे, वो अगर हिंदी साहित्य की बात की जाए तो कुछ सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में से शामिल है, या अगर मैं कहूं कि किसी एक उपन्यास का नाम हर बार आए, वो है गोदान। आज उसकी बात करेंगे। 1936 में प्रकाशित हुआ। ये 1936 वही वर्ष था जब प्रेमचंद जी की मृत्यु भी हुई। 1936 वही वर्ष था जब हम प्रगतिवाद का हिंदी साहित्य में पदार्पण देखते हैं, जब हम प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना देखते हैं। कहां पे? लखनऊ में। उसकी सदारत भी प्रेमचंद जी ही करते हैं। तो हमने एक प्रॉपर विस्तार देखा 1936 में। 1937 में इनके बहुत अच्छे मित्र और शानदार साहित्यकार, छायावाद के आधारभूत स्तंभ जयशंकर प्रसाद जी की भी मृत्यु हुई थी। और वो उनका जो इंसिडेंस रहा कि जब प्रेमचंद जी की लाश जाने को थी और उनकी पत्नी छोड़ नहीं रही थी, और वहां पे जब जयशंकर प्रसाद आते हैं और उनकी वाइफ कहती हैं जयशंकर प्रसाद जी से कि प्रसाद जी, मैंने अपना वैधव्य इनके लिए खंडित किया था, ये ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। वो सीन अगर आपने देखा होगा या पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, तो जरूर आप खुद को, क्या कहते हैं, जो वास्तविक सच्चाई होती है उसके बड़े करीब पाएंगे, क्योंकि अंतिम सत्य मृत्यु है। प्रेमचंद जी का ये जो नॉवेल है, ये भी उस अंतिम सत्य के करीब है। एक ग्रामीण सहज सरल किसान होरी, जिसकी बस एक इच्छा है कि उसके घर के बाहर गाय बंधी रहे। चूंकि जिसे कहते हैं ना कि मजलूम, एक मजबूर जो वर्ग रहता है, हर गांव में रहता है, जो बहुत सारे दबावों के तहत, बहुत सारे रेहन के तहत, बहुत सारे उधार के तहत एक ऐसी जिंदगी जीता रहता है जहां पे वो बड़ी बड़ी इच्छाओं को तो त्याग देता है, लेकिन छोटी छोटी सी उसकी इच्छाएं रहती हैं। और उन छोटी छोटी इच्छाओं में एक बड़ी स्पेशल इच्छा रहती है होरी की, कि उसके घर के बाहर एक गाय बंधी रहे। और ये जो गोदान है, गोदान, गो मतलब गाय और गाय का दान। गाय का दान कब किया जाता है? आप सबको पता है कि सबसे बड़ा दान गोदान माना जाता है। और इस समय उत्तर प्रदेश के जिले प्रयागराज में, जहां से मैं खुद आता हूं, वहां पे महाकुंभ चल रहा है और आपको कितने सारे सीन दिख जाएंगे, कितने सारे विजुअल्स दिख जाएंगे, कितने सारे लोग दिख जाएंगे वहां पे गोदान करते हुए। तो वो क्यों होता है गोदान के लिए? होरी की बात कर रहा हूं कि गोदान के लिए वो क्यों आगे जाता है, क्यों उसको गोदान करना पड़ता है। यही कहानी है, यही कथानक है। आप में से बहुत सारे लोग एक बेसिक सी कहानी तो जानते ही होंगे। आज उस कहानी के थोड़े डीप पे जाएंगे, उन एंगल्स पे जाएंगे जो अमूमन आपको सिर्फ कहानी पढ़ते हुए नहीं पता चलते। हम उन बिंदुओं पे भी बात करेंगे जो साहित्य के नजरिए से बहुत जरूरी है। तो एक बहुत शानदार, इफेक्टिव हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय के लिए बहुत जरूरी क्लास होने वाली है। आप लोग जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा, ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा,
लाइक कमेंट्स के जरिए भी अपना जो प्रेम है वो हम तक पहुंचाइएगा। बाद में मैं अपनी टेलीग्राम का आपको चैनल की लिंक भी टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दूंगा, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ भी सकते हैं। ठीक, आप टाइटल देख सकते हैं, गोदान का कथानक, वो मर्म, ग्रामीण भारत की असल सच्चाई। ग्रामीण भारत की असल सच्चाई। मैं गोदान का पाठ जब भी करता हूं, मैं या तो अपने पिताजी के साइड या तो माताजी के साइड, यानी जो मेरा गांव है और जो मेरा ननिहाल है, मैं सीधे ही वहां डिपोर्ट हो जाता हूं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी कहानियां समानांतर रूप से वहां पे भी ऐसी चलती हैं जहां पे हमें इस तरीके के दृश्य दिखाई देते हैं जो होरी के साथ हो रहे होते हैं या जो गोदान में चल रहे होते हैं। और सिर्फ बात की जाए गोदान की, तो गोदान सिर्फ गांव की कहानी नहीं है, ये नगरीय जो प्रवृत्ति है, जो शहरी प्रवृत्ति है, ये उसकी भी कहानी है, हम उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, तो लेखक प्रेमचंद जी हैं। इनका ओरिजिनल नाम क्या है, वो जो वीडियो में आपको बता रहा था, मैंने बहुत सारी चीजों पे बात की है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम क्या था, किस नाम से लिखा करते थे, इसके पहले वो किस भाषा में लिखा करते थे। आप सबको वैसे मैं बता दूं भाषा की बात, क्योंकि आप लोग कहेंगे कि सर क्या बोल रहे हैं। हिंदी साहित्य की अगर बात की जाए तो प्रेमचंद जी का नाम निश्चित तौर पर स्वर्णाक्षरों में लिखा जाता आया है और लिखा जाता रहेगा, लेकिन वो पहले उर्दू में बहुत सारी रचनाएं करते थे। वो चूंकि उतनी चली नहीं, या कह सकते हो कि लोगों ने उसको समझा नहीं उस स्तर पे जाके, तब उन्होंने हिंदी में लिखनी शुरू की। और जब हिंदी में लिखनी शुरू की तो वो हिंदी साहित्य के सिरमौर बन गए। ठीक, 1936 में प्रकाशन हुआ गोदान का। उपन्यास है, उपन्यास के बारे में भी इस समय अगर आप हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय को ज्वाइन करते हैं तो उपन्यास से ही शुरू हो रहा है, तो आपको वहां से एक दोहरा फायदा मिल जाएगा। तो अगर आप जोड़ना चाहें तो बाद में मैं डिटेल भी दे दूंगा इसकी। ठीक है, हिंदी साहित्य में यथार्थवाद का उत्कृष्ट उदाहरण और ग्रामीण तथा शहरी जीवन का सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। देखिए, इसमें एक शब्द आया यथार्थवाद। हम सब अगर प्रेमचंद की कहानियों को पढ़ें या उनके उपन्यासों को पढ़ें तो जो शुरुआती उनकी कहानियां थी वो बहुत सी यथार्थवाद के साथ की तरफ है। जैसे आप ईदगाह की बात करते हैं, बड़ी प्यारी सी कहानी, वो सॉरी मैं यथार्थवाद बोल गया, वो सिद्धांतवाद या जिसे कहते हैं कि आदर्शवाद की तरफ वो कहानियां हमको बढ़ती हुई दिखती है। जैसे मैं ईदगाह की बात कर रहा था, ईदगाह एक ऐसी कहानी है जहां पे आपको ईदगाह का वो जो नायक है, वो बच्चा जो ईद के मेले पे जाता है और अपनी दादी के लिए सोचता है कि दादी के लिए क्या ले लूं तो दादी खुश हो जाए। कमेंट बॉक्स में नाम बताइएगा, उससे फेमस किरदार कहानियों के स्तर पे तो नहीं हुआ है। ठीक है, तो दादी के लिए वो चिमटा लेके जाता है और मुझे पता है बहुत सारे लोग कमेंट क्या कहते हैं करने से हिचकिचाते हैं। देखिए, कमेंट करते रहा कीजिए, उससे क्या होता है ना कि आप भी सजीव बने रहते हैं, आपकी जो शिक्षा है वो भी सजीव बनी रहती है। खैर, हामिद नाम बता दे रहा हूं, और इसके पहले जिन लोगों ने कमेंट कर दिया है कुडोस टू देम। आगे बढ़ते हैं, तो हामिद अपनी दादी के लिए चिमटा ले लेता है। क्या वास्तविकता में ये होता है? वास्तविकता में हमने क्या देखा है कि नहीं, बच्चों को 10 रुपए दो, वो चूरन खा जाएंगे, कुछ भी खा जाएंगे। हम खुद थे, मुझे याद है कि जब हमारे यहाँ पे मेला होता था, आप तिलीरगंज में अगर जानते हो, इलाहाबाद में दधिकांदो होता है, वो कृष्ण का जो आयोजन, जहाँ पे वो मटकी से माखन चुराते हैं, वो उसका नाटक किया जाता था और मेला लगता था। तिलीरगंज में मैं पला बड़ा, वहाँ पे दधिकांदो का मेला होता था। मुझे याद है कि एक रोज वहाँ पे बारिश हुई मेले के दिन, जिस दिन मेला होता था, अक्सर शनिवार को हुआ करता था, बारिश हो रही थी, अब नहीं जा पा रहे थे। मैं ऊपर रो रहा था, नीचे मेरा एक छोटा, मैं बहुत छोटे थे हम लोग, मैं ऊपर रो रहा था, वो 5-6 साल के रहे होंगे, 7 साल के 8 साल के, ऊपर मैं रो रहा था, नीचे मेरा दोस्त रो रहा था, और हम लोग बहुत रो रहे थे कि मेले में नहीं जा पाए। फिर मेले में गए तो क्या, वही वो तीर धनुष खरीद लिया, गदा खरीद ली, और वो थोड़े से वो सोहन हलवे खा लिए, खा के चले आए। तो ये तो हम सब का इतिहास रहा। तो वास्तविकता ये है, यथार्थ ये है। यथार्थ वो नहीं है जो हामिद, हालांकि कहानी बहुत अच्छी है, शानदार है, बहुत अच्छा संदेश, पर क्या वो यथार्थ है? नहीं, वो यथार्थ नहीं है, वो यथार्थ नहीं, वो आदर्श। इसीलिए जब वो अपने जिंदगी के अंतिम पड़ाव पे थे तो वे यथार्थ की तरफ मुखातिब हुए कि भाई, आदर्श लिखते लिखते हमारी उंगलियां थक गई, आदर्श हमें मिला नहीं, सिद्धांत हमें मिला नहीं, हमें जो मिला वो क्या मिला? हमें मिला यथार्थ। तो यथार्थ को लिखा जाए। यथार्थ यही है जो होरी के साथ में होता है। वो इच्छा उसकी मन में रह जाती है, एक बार की उसके पास गाय आती भी है, लेकिन उसको इतनी नजर लगती है, और आपने तो देखा भी होगा वीडियोस के द्वारा, कहानियों के द्वारा पढ़ा भी होगा कि किस प्रकार से वो बेचारी जो गाय होती है, वो गाय मर जाती है, और साथ ही मर जाती है होरी की इच्छा, और उसका जीवन भी होम हो जाता है।
इसी इच्छा को लेके कि लंबे समय तक उसके पास भी एक गाय रहती। ठीक है, तो ग्रामीण और शहरी जीवन का सजीव चित्रण हुआ है। आप देखेंगे कि जब गोबर शहर जाता है तो उसके द्वारा एक शहरी जीवन भी हमारी जिंदगी में आता है, होरी की जिंदगी में आता है, और एक तारतम्य बिठता है कि असल में यहां पे यानी कि गांव में, मैं आगे कंक्लूजन में भी बताऊंगा कि गांव में जो शोषण होता है वो शोषण वहां से भी ऑपरेट नहीं हो रहा है, वो उससे भी ऊपर से ऑपरेट हो रहा है। अगर गांव में बड़े सेठ हैं तो वो उनसे भी ऊपर कोई सेठ है ना जो उनसे पैसा ले रहा है, चाहे वो बड़ी कंपनी का मालिक ही क्यों ना हो, तो वहां पे भी एक बड़े स्तर पे शोषण हो रहा है। तो शहर और गांव में एक रिलेशन भी है कि हम कह सकते हैं कि कंप्लीट सर्किल दिखाया है वहां पे मुंशी प्रेमचंद जी ने। ठीक है, खैर, गोदान उपन्यास की कथा औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत किसान का जो महाजनी व्यवस्था के अंतर्गत सामाजिक कुरूपता, शोषण, अत्याचार से उत्पन्न भारतीय कृषक जीवन के संघर्ष की कथा है। देखिए, महाजनी शोषण जो है, जो महाजनों का शोषण है, हमने बहुत बार देखा है। मैं आपसे बता रहा था अभी जब कि मैं अपने गांव में ट्रांसपोर्ट हो जाता हूं, डिपोर्ट हो जाता हूं, चला जाता हूं वहां पे, उसका मतलब क्या है पता है? उसका मतलब यह है कि गांव में मैंने ऐसी व्यवस्थाएं देखी जहां पे एक महाजनों का एक वर्ग हमें दिख जाता है। मैं किसी जात या कास्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक वर्ग की बात कर रहा हूं जो क्या करते हैं, सूद पे पैसे देते हैं, और सूद के पैसे नहीं मिलते हैं तो वो बहुत बुरे स्तर तक जाते हैं। बहुत सारी मूवीज में हमने इसको देखा है, बहुत सारी फिल्मों में फिल्मांकन हुआ है इस चीजों का। तो वैसे ही एक किसान की व्यथा कथा है। यूं तो बहुत प्यारा सा किरदार है जो बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि एक इंग्लिश का शब्द है कि आप कितने क्या बोलते हैं उसको, हिंदी का ही बोल देता हूं, अनुकूलित हो जाते हैं। ठीक है, आप कितने वो हर चीज के प्रति वो पहले सोच लेता है कि कहीं इसको बुरा तो नहीं लगेगा इसको। मैं कई बार होरी को खुद के करीब पाता हूं, क्योंकि मेरे साथ भी यही है कि जब मैं किसी जगह जाता हूं तो मुझे लगता है यार कि मैं ऐसे रहूं वैसे रहूं, सामने वाले को खराब ना लग जाए। सामने वाले के चक्कर में हमारी जिंदगी अलग खराब हो रखती है। होरी के साथ यही है, वही किसान रहता है। खैर, इसमें दो कहानियां साथ साथ चलती है, पहली ग्रामीण जीवन से संबंधित और दूसरी शहरी जीवन से संबंधित, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, उपन्यास के विषय क्या है इसके? भारतीय ग्रामीण जीवन की समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं। वहां पे आपको दहेज की समस्या दिखेगी, वहां पे आपको जातिवाद दिखेगा, आप वहां पे आपको जो अमीर बनाम गरीब की जो लड़ाई है वो दिखेगी, बुर्जुआ बनाम सर्वहारा जो हमेशा से एक वामपंथ का ट्रिगर पॉइंट रहा वो आपको दिखेगा। तो बिल्कुल ग्रामीण जीवन की समस्याएं, भुखमरी दिखेगी, सूखा दिखेगा, आम खेतीहर मजदूर की जो दिक्कतें होती हैं वो आपको दिखेंगी। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक शोषण बिल्कुल दिखेगा। अभी मैंने महाजनी व्यवस्था की बात की, बहुत होता है। ये तो मैं आजादी के पहले की बात कर रहा हूं, जब चीजें बिल्कुल इरेगुलर थी, उस समय बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज चीजें नहीं चलती थी। उस समय जो शोषण हुआ करता था उसका कोई और छोर नहीं हुआ करता था, वो आपको दिखेगा। जाति, वर्ग और धर्म का प्रभाव, थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जाति का प्रभाव मैंने बात की, वर्ग संघर्ष, अमीर बनाम गरीब, और धर्म बिल्कुल, आप चाहे होरी की बात करें चाहे उसकी पत्नी की बात करें, दोनों चाहे जितने भी परेशानी में रहें, धर्म का आंचल नहीं छोड़ते हैं। ये क्या बताता है कि उसका प्रभाव तो है ही वहां पे। ठीक है, मानवीय मूल्य और त्याग, चाहे होरी की बात कर लें चाहे उसके परिवार की बात कर लें, मूल्यों को आपने इस स्तर पे देखा कि आपके रोंगटे खड़े हो गए ये पढ़ते हुए कि वो, मतलब जो होरी का परिवार है वो ऐसी स्थिति से गुजर रहा है, उसके बावजूद अपने मूल्यों से नहीं डिग रहा है। चाहते तो मूल्यों से डिग के कुछ चीजें कर सकते थे, चाहे वो भाइयों के साथ उनका संबंध हो या भाइयों से इस बाबत कोई सहायता की बात हो, वो कर सकते थे, पर उन्होंने नहीं किया, है ना। ये बताता है कि मानवीय मूल्य जो थे वो थे कैसे थे। आरंभ कैसे होता है? जो होरी महतो हैं, गरीब किसान हैं, इच्छा थी हमारे घर में भी गाय हो। एक मित्र उनके रहते हैं गांव के, भोला जी होते हैं, वो उनकी एक गाय को ले आते हैं। वो भोला जी भी थोड़ा सा उनको एक कहते हैं ना कि एक वो लालच जैसा, ट्रैप जैसा लालच देते हैं। वो ले भी आते हैं, देना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन देने का वादा भी कर देते हैं। होरी ले आता है, तो वो इच्छा थी, मतलब शुरुआत यहां से नहीं होती, पर कहानी शुरू यहीं से होती है जब वो गाय आती है। ठीक है, होरी का सपना है एक गाय का स्वामित्व, एक गाय उसके परिवार में कौन है? पत्नी धनिया है, बेटा गोबर है, बेटियां हैं सोना और रूपा, दो बेटियां रहती हैं। अब मैं अगर इन किरदारों की बात मैं वैसे आगे करूंगा, लेकिन एक छोटे से अगर समराइज तरीके से देखूं तो मैं कई बार कई घरों को नजदीक पाता हूं। होरी जैसे अमूमन पिता होते हैं कि हो सकता है दिक्कत में हो पर सामने जताते नहीं है, किसी को नहीं जताते हैं। घर में तो चलो ठीक है, बाहर भी नहीं जताने देते हैं कि भाई नहीं ठीक है, हमारे घर आओगे हम आपकी सेवा शुश्रूषा करेंगे। ठीक है, जो इनकी वाइफ है धनिया के साथ क्या है कि वो सारी बातें जो कभी होरी नहीं कह पाता वो धनिया कह देती है। मुखर है,
दिल की अच्छी है, साफ है, धर्मपरायण है, लेकिन जबान से एकदम क्लियर है, जो है वो है। वो कहते हैं ना कि स्पष्ट वक्ता सदा दुखी, तो वो स्पष्ट वक्ता है जो बोलती है, उसके कारण प्लस और माइनस भी होता है कहानी में, ठीक है। बेटा गोबर है, युवावस्था से प्रभावित है, युवावस्था में भी प्रभावित है, शहर भी चला जाता है गुस्सा के, वहां पे उसको एक अलग रियलिटी मिलती है, बहुत सारी जो बुराइयां दुर्गुण होते हैं वो भी उसके पास आ जाते हैं, लेकिन वो ये जान जाता है कि ये जो शोषणकारी मानसिकता होती है गांव में पाई जाती है, ये किस प्रकार काम करती है, और उसके साथ वो नहीं जाता है। खैर, दो बेटियां हैं, सोना और रूपा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आम घर में देखती हैं वो बेटियां, जिनका काम क्या होता है, घर को संभालना, घर को देखना, चौका चौबार सबको ध्यान देखना। ये हमको यहां पर सोना और रूपा के रूप में भी देखने को मिलता है। फिर हमको संघर्ष देखने को मिलता है क्या, गरीबी और समाज की अपेक्षाएं। गरीबी तो जो उसके साथ थी, समाज की अपेक्षाएं क्या, कि भाई गाय आपने पाली है तो गाय का ध्यान रखिए। आपने गाय कैसे पाल ली? फिर एक षड्यंत्र शुरू होता है। आपने नॉवेल में भी पढ़ा होगा, अगर वीडियो देखा होगा तो उसमें भी आपने देखा होगा। लोगों की नजरों में तो आ ही जाता है ना, यार ये तो छोटा सा किसान है, ये कैसे गाय पाल सकता है, अरे हटो। ये सारी चीजें भी देखने को मिलती है, ठीक है। होरी और गाय का प्रसंग, होरी ने दान से एक गाय खरीदी थी, वही भोला वाली बात, दान क्या था भैया, वो जो चारा है वो चला जाए वहां पे, ठीक है। गांव में ईर्ष्या और देश, होरी के पास, होरी महतो के पास गाय, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी कास्ट के लोग, उनके पास तो गाय नहीं है, होरी के पास गाय, ठीक है। भाई हीरा द्वारा, भाई ही मतलब ये तो मैं परिवार की बात, मतलब बाहरी लोगों की बात ही नहीं कर रहा हूं, खुद का भाई जलन में आके गाय को विष दे देता है, गाय की मृत्यु हो जाती है। यह कितनी बड़ी बात है कि आप अपने सगे बड़े भाई से, जिसने आपको पाला है, होरी है वो सबके लिए एक समान है, और सबके लिए बहुत प्यारा है, और सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, सहयोगी नेचर का है। वो बड़े भाई की गाय को आप जहर दे देते हो। फिर पुलिस आती है, जुर्माना लगता है, और फिर वो जो रास्ता शुरू होता है कि नहीं, पाप लगा है, पाप का प्रायश्चित कैसे होगा, कहानी उस पे है, ठीक है। गोबर जो होरी का बेटा है, बहुत सारे मामलों में देखेंगे तो वो आपको विद्रोही तेवर का लगता है, चाहे उसकी शादी की बात हो, उसके शहर चले जाने की बात हो, शहर में कुछ बुरी आदतों में फंस जाने की बात हो, विद्रोही लगता है, ठीक है। गोबर का विरोधी स्वभाव है, गांव छोड़ के शहर चला जाता है, शहरी जीवन की जो चुनौतियां उनको भी देखता है, क्योंकि गांव में जो थोड़ा आराम दिख जाता है, मैं उसको आराम नहीं कहना चाहूंगा, पर गांव में अलग तरीके का काम है। गांव में आदमी मैकेनिकल होकर काम नहीं करता, लेकिन काम करता रहता है। शहर में आदमी मैकेनिकल होकर काम करता है और वो जुड़ नहीं पाता। मैं जहां रहता हूं, मेरे बगल के फ्लैट में कौन रहता है नहीं मुझे पता, पर गांव में 10 कोस तक पता है कि कौन कहां पे रहता है। वो अपने काम में मशरूफ रहते हैं, लेकिन उसमें खुश रहते हैं। तो वो जो दिक्कतें हैं, गोबर का स्वतंत्र व्यक्तित्व, एक इनके परिवार में गोबर एक ऐसा व्यक्ति आपको दिख जाएगा कई बार, कि कई बार आपको लगेंगे कि मैं गोबर की जगह होता तो वही करता कई बार जो गोबर कर रहा है, शायद उससे भी और बड़े स्तर पे करता। ये जो उसका विरोधी स्वभाव है उसको और बड़े तरीके से हम अपना लेते। तो गोबर का जो एक किरदार है, अब मैं बहुत सारे डिस्कशंस को देख चुका हूं, बहुत सारी समीक्षाओं को पढ़ चुका हूं, बहुत सारी समीक्षाओं में ऐसा कहा गया कि प्रेमचंद्र अगर इसको आदर्शवादी कहानी बताते तो शायद गोबर को नायक बनाया जाता और गोबर सबका बदला लेता या अपने पिता को बचा ले जाता वहां से। लेकिन शायद यथार्थ पे तुले हुए थे प्रेमचंद जी, और यथार्थ ही सत्य है ना, तर्क से दूर जाने का कोई मतलब क्या, सच्चाई यही है। जो गरीब है, जो मजलूम है, जो शोषित है, जो वंचित है, झेलना उसी को पड़ता है। समाज में जाति व्यवस्था, गांव में ब्राह्मण ठाकुरों का दबदबा बहुत लंबे समय तक रहा, अभी भी बहुत बहुतायत देखने को मिलता है। मैं अगर ये कहूं कि नहीं है तो गलत बात है। बहुत सारे गांवों में जहां पे बहुत सारी जातियां रहती हैं, वहां पे कुछ विशेष जातियों का बड़ा ही दबदबा रहता है। मैंने अपने गांव में भी देखा है, बाकी जगह भी देखा है। होरी का ब्राह्मण धर्म निभाने का प्रयास होनी कोशिश करता है कि मैं उन चीजों को सही से फॉलो कर पाऊं जो हमारे धर्म, सनातन धर्म में, हमारे धर्म परायणता के हिस्से में लिख दी गई है, मैं उसको पालन कर सकूं, ठीक है। शोषण और वर्चस्व की राजनीति गांव में बहुत चलती है, शहरों में भी चलती है, शहरों में अलग तरीके से चलती है, गांव में थोड़ा और इनफॉर्मल तरीके से चलती है। किस किस तरीके से कहां कहां पे आपको घेर लिया जाएगा नहीं पता, मेढ़ काट दी, चलो लड़ाई, ठीक है।
किसी की फसल से कुछ। मैं तो एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। मैं अपने नानी के यहाँ गया था और वो आम का एक पेड़ था, वहां पे मुझे आम लगा दिखा। मुझे लगा शहर में तो हम लोग तोड़ लेते थे, हमने तोड़ लिया। 5 आम बड़े बड़े थे, हमने तोड़ लिए। पता चला कि वो जो गाँव उसका केयरटेकर था उसने दौड़ा लिया। अब ये तो चलो, मैं गांव में एक गेस्ट के रूप में गया था, मतलब ननिहाल था। ननिहाल में आपको बहुत इज्जत मिलती है और बहुत प्यार मिलता है, तो मुझे कुछ हुआ नहीं। बेचारे ने बोला कि ठीक है रख लो तुम। बट घर तो गांव का कोई लड़का ये किया होता तो बहुत बड़ी लड़ाई हो गई होती। छोटी छोटी बातों में लड़ाई हो जाती है। आपकी छत थोड़ी सी बढ़ गई, आपकी गाय ने कहीं और गोबर कर दिया, किसी की गाय आपके अंदर आ गई, चर गई, बकरी चर गई, बहुत सारी चीजों पे हो जाता है झगड़ा। तो आपको शोषण और वर्चस्व की राजनीति में एक ये एंगल भी दिखेगा, छोटी छोटी बातों पे झगड़े हो जाते हैं। ठीक है। धनिया, धनिया की अगर बात की जाए, मैंने भी थोड़ी देर पहले धनिया के बारे में बताया भी। ठीक है, साहसी है, स्पष्टवादी है। ठीक है, एक वो है ना कि जो देखता हूं वो कहने का आदी हूं, मैं शहर का सबसे बड़ा फसादी हूं। धनिया वही है, जो उसको दिखता है धनिया वही कहती है। अगर धनिया को किसी बात पे असंतोष है तो वो असंतोष जाहिर करती है। अगर धनिया किसी बात पे बड़ा ही प्रेम का अनुभव कर रही है तो वो प्रेम जाहिर करती है। हर प्रकार के भावों को स्पष्ट रूप से क्लियर या तो आप धनिया की बातों से देख लेंगे या तो धनिया के अभिनय से देख लेंगे। अगर मैं जो उसका मंचन हुआ था दूरदर्शन पे उसकी बात करूं तो ठीक है, पारिवारिक संतुलन बनाए रखने का प्रयास, वो हमेशा कोशिश करती है कि परिवार बना रहे, परिवार का प्रेम बना रहे। चूंकि वो बड़े भाई की पत्नी है जिसने मां समान अपने देवरों को भी पाला है, तो उनकी जो बहू है, मतलब इनकी जो देवरानी है, उनका भी ध्यान रखना, ख्याल रखना। और जो घर की बड़ी औरत होती है ना, उसकी बहुत जिम्मेदारी हो जाती है। वो बहुत सारी जिम्मेदारियां धनिया में देखने को मिलती हैं। होरी के संघर्ष में साथी, होरी का संघर्ष उसका अकेले का संघर्ष नहीं है, पूरे परिवार का संघर्ष है। लेकिन पूरे परिवार में बाकी लोग सेकंड लाइन पे आते हैं, पहले लाइन पे कौन आती है? धनिया आती है, जो हर जगह, कई जगह पे आपको वो होरी को डिफेंड करते हुए दिखेगी। नहीं, ये गलत नहीं हो सकता, ये नहीं बोल पा रहे, मैं बोलती हूं उसकी जगह पे, कई जगह पे आपको दिखेगी। इवन जब होरी असमंजस में होता है कि कैसे गाय लाई जाए, तो वो बोलती है कि नहीं, लेके गए हैं, बोल के गए हैं, लेके आइए गाय वहां से। फिर वो गोबर को भेजती है ना। तो होरी के संघर्ष, परिवार की रीढ़ क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि होरी बहुत ही स्नेही व्यक्ति था, बहुत ही कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति था जो किसी के लिए बुरा नहीं बोल सकता था। तो जो लोग कभी किसी के लिए बुरा नहीं बोल पाते ना, कई बार उनको दबा दिया जाता है। या कई लोग जो ना नहीं बोल पाते हैं, उनको कई बार दबा दिया जाता है। वो बोली नहीं 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 नहीं, परिवार की रीढ़ क्या मतलब? चाहे बैकएंड की बात की जाए, चाहे फ्रंट एंड की बात की जाए, काम वगैरह की बात की जाए, या अपने पति को, अपने परिवार को डिफेंड करने की बात की जाए, होरी आपको हर जगह बहुत दृढ़ता, धनिया आपको हर जगह बहुत दृढ़ता के साथ दिखेगी। ठीक है। शहर बनाओ गांव, ग्रामीण जीवन की समस्याएं आपको पता है, ग्रामीण जीवन की समस्याएं किसी से छुपी नहीं हुई है। गांव में किसानों की हालत जो होती है, खासकर तब जब गांव में सूखा पड़ जाता है, वे फिर ऋण के लिए जाते हैं सूदखोरों के पास, बड़े बड़े जमींदारों के पास, और फिर वहां पे उनका शोषण भी होता है। मैं मानता हूं कि हर जगह शोषण उतना ज्यादा नहीं होता, पर छोटा बड़ा, ऊपर नीचे होता है। ठीक है। शहरी जीवन की जटिलताएं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि बड़ा ही यांत्रिक जीवन हो जाता है, मैकेनिकल जीवन हो जाता है। आप सुबह उठते हैं, ऑफिस के लिए जाते हैं, ऑफिस से आते हैं, सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं। गांव में बीच में कई सारे और सीन होते हैं जहां पे आप पड़ोसी से मिलते हैं, अगल बगल वालों से मिलते हैं, अरे भैया राम राम कैसे हो, ये सारी चीजें भी होती हैं, है ना। दोनों की तुलनात्मक विश्लेषण, बिल्कुल इस कहानी में आपको दोनों का तुलनात्मक विश्लेषण, और फिर एक सर्किल बनता है कि गांव में जो हो रहा है उसके लिए सिर्फ गांव जिम्मेदार नहीं है, गांव में जो हो रहा है उसके लिए शहर भी जिम्मेदार है, उसके लिए शहर भी जिम्मेदार है। ये जुड़ा हुआ है, क्योंकि गांव में जो जमींदार है वो एक स्तर का, आप कह सकते हो कि क्या है, वो बीच का व्यक्ति है, वो बिचौलिया है। उससे ऊपर भी एक बड़ा धनी सेठ है जो शहर में बैठा है, जो उस तक संदेश पहुंचा रहा है और वो शोषण कर रहा है नीचे। तो ये बात वहां पे कंप्लीट होती है। होरी और गोबर का दृष्टिकोण, होरी गांव को गांव की तरह देखता है, वो गांव में जिंदगी देखता है, शहर के गोबर कहता है नहीं, क्योंकि गोबर विरोधी स्वभाव का है। वो कहता है यहां पे क्या जिंदगी है, शहर जाओ, शहर में आपके काम का पैसा मिलता है, काम का पैसा मिलता है, कोई पैसा आपका हक का नहीं मार सकता। गोबर के मुंह से हमको देखने को मिलता है। ठीक। नारी पात्रों को देखा जाए तो धनिया संघर्ष त्याग की प्रतिमूर्ति, मैंने बताया। झुनिया समाज द्वारा तिरस्कृत। ठीक है, झुनिया की बात। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी फेवरेट
फीमेल कैरेक्टर, जो क्या कहते हैं कैरेक्टर, वो कौन है, आपकी जो प्री महिला गोदान में जो चरित्र है वो कौन सा है, ठीक है। रूपा और सोना, शादी और दहेज की समस्याएं। झुनिया की बात तो मैंने बताया, समाज द्वारा तिरस्कृत। झुनिया की बात जब गोबर के साथ होती है, जिसको उसके घर वाले नहीं स्वीकारते, उसको गोबर और उसका परिवार मतलब धनिया, होरी, ये सब स्वीकार लेते हैं, लेकिन समाज क्या कहता है, ना ना, यहां पे रूपा और सोना की बात हो रही है। रूपा और सोना उन्हीं लड़कियों के समान है जो किसी मध्यम वर्गीय या निम्न मध्यम वर्गीय या गरीब परिवार में दो लड़कियों को देखते हैं जिनकी शादी भी होनी है। फादर जो उनके पिता हैं वो चिंतित भी हैं कि शादी कैसे करेंगे। जात दहेज का भी दिक्कत है, पिछड़ापन भी है, और फिर वही बात कि जल्दी शादी करनी है वरना घर पे बोझ हो जाएंगी बिटियां। कुछ ऐसा भी माजरा देखने को मिलता है। आर्थिक संघर्ष क्या, कर्ज और साहूकारों का अत्याचार। मैंने भी गांव में बात की, हमने कितने सारे बॉलीवुड मूवीज में देखा है कितना अत्याचार अलग अलग तरीके से, अलग अलग फिल्मों में, अलग अलग साहूकारों, सेठ, जमींदारों के द्वारा हमने देखा है। वो बहुत गलत नहीं है, बहुत अलग नहीं है। प्रेमचंद का आप एक अगर रुख देखेंगे तो प्रेमचंद ने बाद में उस यथार्थ को वैसे उन्होंने वो सफेद झंडा नहीं लहराते हैं कि नहीं शांति बात, नहीं नहीं, तुम गलत हो तो हम गलत ही लिख देंगे। और होता था, बहुत होता था। बड़े बड़े जमींदारों ने बहुत कुछ भारत को दिया भी है, लेकिन उससे ज्यादा शोषण किया भी है, ठीक है। किसानों की दयनीय स्थिति, बहुत दयनीय स्थिति थी। आज भी किसानों की स्थिति बहुत अच्छी है नहीं, लेकिन मैं तो आजादी से पहले की बात कर रहा हूं, जब हम खुद अंग्रेजों के चंगुल में थे। अंग्रेज क्या कहते थे, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते थे, क्या कि यहां से पैसा ले गए बाहर। न सिर्फ ब्रेन ड्रेन होता था बल्कि वेल्थ ड्रेन भी होता था, बल्कि जो आर्टिजन्स थे, जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, ये सब वहां पे झेल रहे थे। राजा तक जब परेशान थे तो इन लोगों की तो क्या ही हालत है। फिर जब मैं बात करता हूं, जब किसानों की दयनीय स्थिति की बात आती है तो आपको रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त सब पता याद आ रहा होगा, सारी चीज ध्यान आ रही होंगी आपको। उसके पहले का भी, यानी कि जो 1770 के समय का जो सन्यासी विद्रोह था, आपको वो भी याद आ रहा होगा। क्यों हुआ आपको, वंदे मातरम, आनंद मठ, देवी चौधरानी, ये सब आपके दिमाग से गुजर रहे होंगे। बिल्कुल वही स्थिति थी यहां पे भी, ठीक है। पूंजीवाद और सामंतवाद का प्रभाव, बिल्कुल अंग्रेजों के आने के बाद एक पूंजीवाद का जो शोषणकारी स्वरूप है वो हमको देखने को मिलता है। और फिर सामंतवाद तो खैर हमको मुगल काल से ही मजबूत रूप से देखने को मिल जाता है, तो सामंतवाद भी हमको देखने को मिला था। अब देखिए इसमें एक चीज देखिए, राय साहब खन्ना की मिल के शेयर खरीदते हैं और शहरी मित्रों को दावत देते हैं, अधिकारियों को डालियां पहुंचाते हैं। आखिर ये कहां से आता है, ये जो डालियां पहुंचाते हैं ये कहां से आता है और कहां चला जाता है? स्पष्ट है कि किसानों से आता है और विलास आदि के उपकरणों तथा अधिक धन कमाने की लालसा से खींचकर नगर चला जाता है। इस तरह प्रेमचंद अगर क्या कहते हैं नगरी कथा को न लाते तो शोषण के चक्र का यह चित्र अधूरा रह जाता। आप शहरी ऑफिसों में देखिए, जो बड़े अधिकारी के लिए चाय जाती है, कई बार वो चाय कहां से आती है, वो निम्न स्तर का एक एम्प्लॉय लेके आता है। वो चाय का खर्चा तो निकालेगा ना, वो चाय का खर्चा कहां से निकलेगा बताने की जरूरत नहीं, पर निकल आता है। सेम यहां पे देखने को मिल रहा है कि ये जो डलियां, बड़ी बड़ी डालियां जा रही, 50-50, 100-100 किलो आम अधिकारियों के पास जा रहे हो, कहां से जा रहे? वो जो पैसा है वो कहां से वसूल होगा? किसान से वसूल होगा ना। नैतिकता और धर्म, हमको इसी गोदान में क्या देखने को मिलता है? होरी का धर्म के प्रति लगाव, प्राण जाए पर धर्म न जाए, वही बात दिखती है कि प्राण चले जाते हैं धर्म के बारे में सोचते हुए, धर्म के बारे में करते हुए। एक वो व्यक्ति जो सबसे सात्विक चरित्र का दिखता है, जो अंदर और बाहर सेम है, जिसके अंदर कोई कलुषता नहीं है, वो एक छोटी शिक्षा लिए लिए मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और धर्म को नहीं छोड़ता है। नैतिकता के लिए संघर्ष, जो होरी का संघर्ष है, मैं दो स्तर पे बताऊंगा। ग्रामीण स्तर पे तो ठीक है, जब वो गोबर से बात करता है और गोबर का एक अलग पर्सपेक्टिव देखता है, तो गोबर को भी वो नैतिक बातें जिस तरीके से बताता है, या गोबर से उसका जो क्या कहते हैं संप्रेषण होता है, बात होती है, उसको आप देखोगे तो आप समझोगे कि वो नैतिकता को उसके मूल रूप में ढूंढता है कि गांव का समाज ही नैतिक है। अब उसमें भी कुछ बुराइयां हो सकती हैं, पर ओवरऑल देखा जाए तो गांव में नैतिकता आपको ज्यादा दिखेगी। आप शहर में चले जाइए, आप भूखे हैं, मजाल जो आपको कोई खाना दे दे। गांव में आप जाइए, आप महीनों महीनों रह सकते हैं। बहुत से लोग बहुत दिलदार होते हैं। कई बार कहा भी जाता है कि जितनी छोटी जगह पे जाएंगे लोगों का दिल उतना बड़ा होता है, ठीक है। जीवन और मृत्यु के प्रश्न, जीवन और मृत्यु जिंदगी के दो बड़े सत्य हैं। अगर आप होरी की नजर से देखें तो उसके लिए जीवन क्या था,
गाय का होना था, और उसके लिए मृत्यु का कारण क्या बनता है? उसी गाय का चला जाना, उसी गोदान का जो प्रायश्चित के रूप में होना, बहुत सारी चीजें। तो जीवन और मृत्यु दोनों होरी की डिपेंडेंट थी, किस पे? गाय पे। हम सबने कहानी में देखा है इसको, ठीक है। मृत्यु और क्या घोरी का अंत होता है, मरते समय गाय दान की इच्छा करता है, ठीक है। गोदान की जो बात करते हैं, ठीक है, अधूरी कामनाओं का प्रतीक, बहुत सारी चीजें वो चाहता था कि कर सकता था। मैंने शुरुआत से लेकर अभी तक यही बताया कि देयर आर सो मेनी थिंग्स जो वो करना चाहता था। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि संभ्रांत, सीधा साधा किसान था, कोई कलुषता नहीं थी दिमाग में, समाज के लिए हमेशा से अच्छा था। बहुत सारी विडंबनाएं उसकी जिंदगी में आती है कि एक गाय आती है और उसका खुद का भाई ही उस गाय को मरवा देता है, या मार देता है, हम ज्यादा बेटर कहेंगे, खुद का भाई। बाकी लोग तो चलो बाद में नजर लगाएंगे, खुद के घर में ही नजर लग गई पहले। देखिए, इसका एक सेंटेंस भी है कि आजीवन दुर्धर्ष संघर्ष के बावजूद उसकी एक गाय की आकांक्षा पूर्ण नहीं हो पाती। एक गाय जिसके साथ वो 2-3 साल 4 साल रह पाता, 2 साल 3 साल 4 साल उसका दूध निकाल पाता, अपने गाय को अपने घर की बेटी की तरह मान पाता, नहीं हो पाता है पूरा उसका। यह हमको देखने को मिलता है यहां पे। उपन्यास के मर्म की बात की जाए तो समाज में न्याय और समानता का अभाव दिखता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की, जो वर्ग संघर्ष है, जो जाति संघर्ष है, ये सब देखने को मिलता है। शहर और गांव का जो संघर्ष है वो भी देखने को मिलता है, ठीक है। त्याग और नैतिकता की महत्ता की बात होती है। देखिए, महत्ता स्थापित की जाती है, लेकिन महत्ता बताते हुए, चूंकि यथार्थवादी दृष्टिकोण है, तो आपको बताया जाएगा कि जो होरी की गति हुई है वही हो जाएगी। अगर आप होरी जैसा व्यवहार करेंगे, उतना ही नैतिक होंगे, उतना ही बुरा होगा। यथार्थवाद यही कहता है कि कलयुग में अगर आप बहुत ज्यादा नैतिक होंगे तो आप पे अत्याचार होंगे, आप पे जुल्म होंगे, थोड़ा सा तो अनैतिक हो ही जाइए। मतलब मैं अपने बातों को नहीं कह रहा हूं, मैं बात कह रहा हूं कि कलयुग को जो टेम किया जाता है ना, कि ये ब्लैक एंड व्हाइट का सीन नहीं है, ये ग्रे का सीन है, ठीक। शोषण और विषमता का चित्रण अभी थोड़ी देर पहले बताया कि चाहे वो जमींदारों का शोषण हो, चाहे वो बड़े सेठों का, धन्ना सेठों का शोषण हो, ठीक है, वो साधारण व्यक्ति का संघर्ष क्या होता है, वो संघर्ष कितना गम दे जाता है, कितना दुख दे जाता है, कि आप गोदान को पढ़ते हुए कितनी बार ही अपने आंखों से आंसू को पूछेंगे। वो संघर्ष दिखता है होरी के रूप में, उसके परिवार के रूप में। तर्क आते हैं, वितर्क आते हैं, लेकिन वो संघर्ष चलता रहता है, ठीक है। यथार्थवाद का चित्र, प्रेमचंद की लेखन शैली, शुरुआत में जब वो आदर्श लिखते थे तो बहुत जगह हमको देखने को मिलता था कि आदर्श को किस स्तर तक पहुंचा दिया, उसी स्तर तक या उससे ऊपर इन्होंने यथार्थ को पहुंचा दिया जब उनकी लेखन शैली की बात की जाए, ठीक है। पात्रों और घटनाओं की सजीवता, इतने सजीव, मतलब कई बार मैं बताता रहा हूं कि मैं गांव चला जाता हूं, अपने पहुंच जाता हूं पढ़ते पढ़ते, क्योंकि गांव में मुझे वैसे किरदार सजीव मेरे आसपास टहलते दिखते हैं। बहुत सारे उपन्यासों में ऐसा ही दिखेगा आपको। अगर मैं आपको शीला शुक्ला की राग दरबारी की बात बताऊं, जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये तो आपके घर की, आपके शहर के बगल की घटना है, वही तो हो रहा है वहां पे, ठीक है। फिर क्या है, ग्रामीण जीवन की प्रामाणिकता, ग्रामीण जीवन के सभी अंशों को उस स्तर तक वो लेके आए हैं कैनवास पे कि जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि आप इस शहर में किसी लाइब्रेरी में बैठ के इस उपन्यास को पढ़ रहे हैं। आपको लगेगा कि गांव में, किसी खेत में, किसी खलिहान में बैठ के आप गांव को सामने से देख रहे हैं कि वो होरी जा रहा है, धनिया जा रही है, गोबर आ रहा है, गाय बैल, किसान, खेत, ये सब आपको दिख रहे हैं। तो ये स्तर है प्रेमचंद का जो आपको देखने को मिलता है। प्रासंगिकता क्या, वर्तमान में जो आर्थिक विषमता है उससे जुड़ता है, ठीक है। किसानों की जो समस्याएं हैं आज भी प्रासंगिक हैं, और इस प्रकार की समस्याएं भी आजकल गांव में प्रासंगिक है, जहां पे एक संघर्ष जो है वो अनवरत चलता जाता है, ठीक है। सामाजिक सुधार की आवश्यकता है, बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। समाज में एक जो हमें वर्ग संघर्ष देखने को मिलता है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लोग कहते हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, गरीब और अमीर होता जा रहा है। इसकी शुरुआत, या आप कह सकते हैं कि इसका व्यवस्थित उपन्यास के रूप में चित्रण आपको गोदान में दिखता है, ठीक है। प्रमुख पात्र होरी हैं, धनिया हैं, गोबर हैं, झुनिया हैं, हीरा हैं, राय साहब हैं, और भी सारे लोग हैं, कुछ का डिस्कशन और करेंगे, ठीक है। होरी भारतीय किसान के मूर्तिमान सजीव रूप है, भारतीय किसान की समस्त विषमताओं का वह जीवंत प्रतिनिधि है। महाजनों का एक पूरा दल, दाता दीन, झिंगुरी सिंह, राय साहब, पुलिस पंच आदि सभी उसे चूसते हैं। मैंने बताया कि हर स्तर पे, विभिन्न स्तरों पे उसका शोषण होता है, अलग अलग तरीके से। मानवीय स्तर पे भी उसका शोषण होता है। आर्थिक तो चलो एक बात है, मानवीय स्तर पे जब किसी का शोषण होता है ना तो आदमी टूट जाता है। होरी के साथ अच्छी बात है कि उसकी जीवंतता रहती है, जीविका जिसे हम कहते हैं वो भी रहती है, ठीक है। होरी सदैव परिस्थितियों के सम्मुख नतमस्तक होता रहता है, कभी विद्रोह नहीं करता, मान लेता है लेकिन अगेंस्ट नहीं जाता, ठीक है। उसकी सफलता, ईमानदारी, उदारता ही उसके चरित्र की सबसे बड़ी पूंजी है। लेकिन जीवन भर संघर्ष करने वाले ऐसे प्राणी की मृत्यु पे एक भी
कि एक गौ भी दान करने का न हो, इससे अधिक जीवन की विडंबना क्या होगी। क्या, देखिए इस लाइन को पढ़िएगा, क्या जीवन भर संघर्ष करने वाले ऐसे प्राणी की मृत्यु पर एक गौ भी दान करने का ना हो, जिसका संघर्ष क्या है, समस्त गांव में बोला जाता है कि क्या मेहनत करते हो, कितने अच्छे आदमी हो, पर उसको लास्ट में गोदान करने को भी ना मिले, वही आशा लिए वो इहलोक से मुक्त हो जाए। ये वो है ना, सटल तरीके से जब कहानी लगती है। जब मैं एक फोक सॉन्ग सुन रहा था, जब वो कहते हैं कि फोक सॉन्ग भी वो सामाजिक जागरूकता का फोक सॉन्ग है, कहब तो लग जाए धक से, ये कहानी का अंत भी ऐसा होता है। ऐसा ही अंत मैंने देखा जब मैं रेखा पढ़ रहा था भगवती चरण वर्मा की, उसका जो अंत होता है वो बिल्कुल प्रेम हमको कलयुग में वैसे रूप में ही दिखता है। वो तो जो गुनाहों को देवता में हमने चंदर और क्या कहते हैं सुधा वाला जो प्रेम देखा, वो बड़ा ही यूटोपियन प्रेम था, वो आपको कलयुग में नहीं दिखेगा। आपको रेखा वाला ही प्रेम दिखेगा कि वो अंत, आप रेखा जो भगवती चरण वर्मा का शानदार उपन्यास है, उसको जब देखिएगा, जब उसका अंत होता है, वो खटाक से दिल में लगता है। यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे वैसा चीज होता है। ठीक है, धनिया होरी की पत्नी है, बादाम की तरह कठोर पर हृदय मक्खन के समान कोमल है। वह एक सच्ची भारतीय नारी का रूप है जो जीवन भर अपने पति के कंधे से कंधा मिलाकर चलती है, परंतु होरी की तरह अन्याय और अत्याचार को बिना विरोध किए नहीं रह सकती, बोलती है। वो कहते हैं ना कि जो है, जो जैसा है उसको वैसा कहने के आदि हूं मैं, शहर का सबसे बड़ा फसादी हूं। ठीक है, वह जीभ की हल्की जरूर है, इसलिए साफ कहने वाली है। होरी पर प्रायः तीखे व्यंग कसती रहती है। ठीक है, व्यंग होगा यहाँ पे व्यंग होगा। ठीक है, गाय की हत्या के समय होरी के भाई पर इल्जाम लगाती है, क्योंकि उसे पता था कि कौन बुरा सोच रहा है, कौन बुरा देख रहा है। ठीक है, और बदले में होरी से मार भी खाती, क्योंकि होरी अपने भाइयों के खिलाफ, जिनको बेटों जैसा पाला है, वो कैसे जा सकता है। उसके जो सिद्धांत हैं वो गवाही नहीं देते, उसकी जो खुददारी है वो गवाही नहीं देती कि अपने भाई पे, वो दिमाग में उसके रहता है, पर अपने भाई पे कैसे इल्जाम लगा दे। इतना वो तो थोड़ा महान व्यक्तित्व की तरफ बढ़ते हैं होरी भाई साहब। ठीक है, वह हृदय से की कोमल है, इसलिए झुनिया के पांव पकड़ने पर उसे गले लगाकर आश्रय भी देती है। वही झुनिया जिसको गोबर ले आया था, जिसको उसका परिवार तक नहीं पसंद करता, उसको अपना लेती है और अपनी बहू की तरह अंत तक मानती है। अन्य पात्र में झुनिया, सिलिया आदि आकर्षक है। सिलिया समाज की दुर्भार की शिकार है, जाति समार होने के बाद भी आदर्श होती है। झुनिया के बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, मिसेस खन्ना प्राचीन आदर्शों वाली नारी है। मालती प्रेमचंद के शब्दों में नवयुग की साक्षात प्रतिमा है। वह खन्ना आदि को खूब उल्लू बनाती है। बाद में मेहता के प्रति आकर्षित होने पर उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। वह ग्रामीण सुधार में मेहता के साथ देती है और एक तितली देवी बन जाती है। खैर, इसको आप पढ़ लीजिएगा, नॉवेल को मैं जरूर राय दूंगा कि प्लीज पढ़िए। हिंदी साहित्य में जो नया बैच शुरू हो रहा है, उस बैच में मैं उपन्यास से शुरू कर रहा हूं, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो अभी मैं डिटेल दे दूंगा, आप उससे जुड़ जाइएगा। नए बैच 10 फरवरी को उसमें एडमिशन एंड हो रहे हैं, तो प्लीज देर मत कीजिएगा। ठीक है, और बाकी आपको गोदान बहुत जगहों पे इंटरनेट पे मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, किताबों के रूप में मिल जाएगा, जरूर पढ़िए, इससे बेहतर कुछ नहीं। ठीक है, अन्य पुरुष पात्रों में प्रोफेसर मेहता का चरित्र विशेष आकर्षक है। उनके चरित्र द्वारा प्रेमचंद ने यह दिखाया है कि किस तरह के लोगों को जनता की सेवा क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। प्रोफेसर मेहता की बात की जाए, मेहता निर्भीक और स्पष्टवादी हैं। ठीक है, मौका पड़ने पर वह राय साहब और खन्ना को उनके मक्कारी और धनलिप्सा के लिए खूब फटकारते भी हैं। ठीक है, स्त्री आंदोलन विषयक उनके विचार रूढ़िवादी हैं, किसके, मेहता साहब के। मालती उनके संसर्ग में आकर तितली से त्यागमयी नारी बन जाती है। ये भी चीज हमको देखने को मिलती है इसमें जब हम बात करते हैं तो। ठीक है, अन्य पात्र गोबर, अल्लड़, उग्र विचारों वाला एक 16 वर्षीय जो उनका बेटा है होरी का। ठीक है, अत्याचार को सहन न करने के कारण नगर भाग जाता है, किंतु वहां से भी निराश होकर अंत में गांव लौट आता है। वह नगर की अनेक बुराई भी सीख जाता है, परंतु नगर में रहने से उसमें एक नवीन राजनीतिक चेतना आ जाती है, जिसके कारण वह बड़े लोगों की असलियत को समझ जाता है। वह भाग्य और रूढ़ियों पर विश्वास करना छोड़ देता है, क्योंकि शहर में इसकी कोई बात नहीं करता, गाँव में ज्यादा बातें होती। ठीक है, दाता दिन का चित्र कला की दृष्टि से बड़ा सुंदर है। वह निर्मम, कठोर, स्वार्थी, लोलुप युवक है, जो धीरे धीरे खुद को बदलकर सीलिया का तब सफल कर लेता है। अंत में जब पुनर्मिलन होने पे सीलिया उससे पूछती है कि तुम ब्राह्मण होकर एक चमारिन के साथ कैसे रहोगे, तो जवाब देता है कि जो अपना धर्म पाले वही ब्राह्मण है। ठीक है, जो अपना धर्म पाले वही ब्राह्मण है, जो धर्म से मुंह मोड़े वही चमार है। तो वही बताया ना कि जो अपने धर्म को पाल लिया वही ब्राह्मण है, तो एक डिफेंस भी आ जाता है। तो एक अच्छा, एक कह सकते हो कि एक स्पेशल या अलग कैरेक्टर दाता दिन भी है। प्रेमचंद के दृष्टिकोण की बात की जाए तो सामाजिक आर्थिक संरचना की उन्होंने आलोचना की, हमने देखा वहां पे। ठीक है, मानवतावाद की उन्होंने वकालत की कि समाज में मानवता तो रहनी चाहिए, वरना कितने सारे होरियों की मृत्यु हो जाएगी, कितने सारे होरी गोदान की इच्छा लिए मर जाएंगे, कितने सारे होरी सिर्फ सामाजिक संघर्ष में मर जाएंगे। ठीक है, और भारतीय समाज का विश्लेषण, मैं बताया अभी तक हमने भारतीय समाज का विश्लेषण ही करते आ रहे थे, तो प्रेमचंद का दृष्टिकोण यहां पे देखने को मिलता है। ठीक है, हिंदी साहित्य का मील का पत्थर है निश्चित तौर पे। अगर
आप सिर्फ 2 या 3 नॉवेल्स की बात करें, मैं कहूं एक का भी नाम ले तो गोदान का ही नाम आता है। मतलब दुनिया में कोई भी व्यक्ति जिसने नॉवेल के बारे में भारत में सुना होगा, हिंदी नॉवेल के बारे में, तो गोदान जरूर जानता होगा, ऐसा है, ठीक है। सामाजिक यथार्थ का इससे बेहतर उदाहरण हो ही नहीं सकता। मर गया ना होरी, वो आदर्श व्यक्ति था, वो गांव के लिए, किसी समाज के लिए बहुत आदर्श व्यक्ति था, पर क्या उसको उस आदर्श का कुछ फल मिला? नहीं मिला ना, हो गया, मृत्यु हो गई उसकी, ठीक है। प्रेमचंद की लेखनी की गहराई के लिए जब वो गोबर के बारे में बताते हैं, धनिया के बारे में बताते हैं, जब वो झुनिया के बारे में बताते हैं, या उस गांव का वर्णन करते हैं, या वो वर्णन करते हैं गाय के आने का या गोबर के शहर जाने का, हर वर्णन को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे उनके सामने चीजें होती जा रही हैं, वो एकदम डिटेल में उसके, मतलब जिसे कहते हैं ना कि हर अंदर रीडिंग बिटवीन द लाइंस, वहां तक रीडिंग बिटवीन द लाइंस तो हमारे साइड का है कि हमको पढ़ना है, पर वो वहां तक पहुंच के लगता है वहीं पे दैट टाइम उनके सामने इतनी रियल चीजें हो रही हैं और उसको उससे ज्यादा रियलिटी से लिखते जा रहे हैं। ये प्रेमचंद की लेखनी की गहराई है, ठीक है। कथोपकथन की दृष्टि से भी गोदान एक उत्कृष्ट कलाकृति प्रमाणित होती है। उसके कथोपकथन सर्वत्र सजीव, पात्रानुकूल, चरित्र को स्पष्ट करने वाले और कथा को गति देने वाले हैं। सोना और झुनिया के ननद भाभी के मजाक तथा झिंगुरी सिंह की नकल के साथ कथोपकथन काफी मनोरंजक है। गांव में नहीं, वो भाभी और देवर में, या भाभी और जो नंद में जो मजाक होता है गांव में बहुत चलता है, वो मजाक यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे एक देखिएगा कि सोना का पति मथुरा और सिलिया चमारिन जब अंधेरे में मिलते हैं, उस समय की चित्रण देखिए कि बरोठे में अंधेरा था, उसने सिलिया का हाथ पकड़ अपनी ओर खींचा, सिल्ली का मुंह उसके और मुंह के पास आ गया था और दोनों की सांस और आवाज देह में कंप हो रहा था। ग्रामीण जीवन का चित्र देखिए, लू चल रही है, बगुले उठ गए हैं, धरती तप रही है, मगर किसान अपने खलियान में कार्यरत हैं। कहीं मड़ाई हो रही है, कहीं अनाज ओसा जा रहा है, कामगार अपने हक के लिए चारों तरफ जमा है। गांव में ऐसे सीन आपको दिख जाएंगे। हो सकता है आपके गांव में एकदम ऐसा ना हो, पर किसी ना किसी गांव की सच्चाई तो यहां पे लिखी दी उन्होंने। और प्रेमचंद की बात की जाए तो उनके लेखन में जैसे जैसे यथार्थ आता गया, वैसे वैसे सच्चाई भी आती गई, वैसे वैसे सजीवता भी आती गई। आपको किसी ना किसी गांव के दर्शन हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। एक किसान का वर्णन देखिए, कोने में तुलसी का चबूतरा है, दूसरी ओर ज्वार के कई बोझ दीवार के सहारे रखे हैं, सभी भी ओखल के पास टूटा हुआ धान पड़ा है, ठीक है। खपरेल पर लौकी के बेल से लौकियां लटक रही हैं, साड़ी में एक गाय बंधी है, ठीक है। तो क्या है कि ऐसे चित्र ग्रामीण जीवन के वही प्रस्तुत कर सकता है, या तो वो साक्षात सूरदास हो कि आंखें बंद करके सब सोच लिया, या तो वो व्यक्ति हो जिसने उसको अनुभव किया। इसीलिए कई बार इनके यथार्थ को भोगा हुआ यथार्थ कहा जाता है, जो उसने खुद उन्होंने महसूस किया है, भोगा है। क्योंकि जिंदगी अगर आप प्रेमचंद की देखेंगे तो शुरू से लेकर अंत तक बहुत दुखदायी रही, दुख बहुत सारे रहे, गम हमेशा जिंदगी में बने रहे। दुख इतने ज्यादा थे कि वो कई बार कॉमन हो गए, नॉर्मल हो गए, एक न्यू नॉर्मल हो गया दुख का होना। तो इसलिए कई बार कहा जाता है कि ये जो यथार्थ है वो उनका भोगा हुआ यथार्थ है, ठीक है। गोदान का संदेश क्या है? त्याग और मानवीय मूल्यों का महत्व समझाती है हमें, ठीक है। समाज में समानता और न्याय की आवश्यकता कितनी है उसकी बात हमें तस्दीक करती है, और जीवन की कठोर सच्चाइयों का सामना किस प्रकार करना है ये बात भी हमें पता चलती है, किससे? गोदान से पता चलती है, ठीक है। खैर, निष्कर्ष क्या है? गोदान अमर कृति, भारतीय समाज का आईना, प्रेमचंद का अनमोल योगदान, पाठकों को प्रेरणा और आत्मविश्लेषण की सीख मिलती है, किससे? हमें गोदान से मिलती है, ठीक है। बहुत सारी चीजें सीखने को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के बाद एक बार अगर गोदान को आपने नहीं पढ़ा है तो पुनः पढ़ जाएं, ठीक है। आपको YouTube पे वीडियोस भी मिल जाएंगे जहां पे गोदान को उसकी दूरदर्शन की एक क्या कहते हैं प्रस्तुति है, उसके द्वारा प्रस्तुत भी किया गया है। बहुत अच्छे पंकज कपूर, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं उसमें, आप जरूर देखिएगा उसको। वहां से भी आपको बहुत कुछ मदद मिलेगी उसको, अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो, पर पढ़िएगा जरूर, क्योंकि पढ़ने से कुछ आपको एक्स्ट्रा ही मिलेगा, शायद उतना वहां पे आपको न मिल सके, ठीक है। तो इसका निष्कर्ष था। खैर, हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का जो 12वां बैच है, ठीक है, जो बैच नंबर 12 है, ठीक है, ये शुरू हो चुका है, लेकिन इसमें एडमिशन जो है वो बहुत जल्दी क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। 10 फरवरी को इसमें एडमिशन क्लोज हो रहे हैं, दोपहर 1 बजे का ये बैच है। 10 फरवरी को एडमिशन क्लोज हो रहा है। मैं खुद हिंदी साहित्य पढ़ाता हूं, ठीक है। इस प्रतिज्ञा बैच से जुड़ने के लिए आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करें। यहां पे आपको फीस दी हुई है। यहां पे 2 बैचेस हैं, एक ये बैच जो रेगुलर बैच है, एक प्लेटिनम बैच जिसकी जानकारी आपको या तो लिंक के द्वारा पहुंचने पर मिल जाएगी, या तो studiiq.com विजिट करके जब आप जाएंगे, मैं आपको दिखा देता हूं, मैं आपको एक बार शो कर देता हूं, ठीक है। जब आप सीधे क्या करेंगे, आप जब गूगल पे जाएंगे, ठीक है, गूगल पे आप जाके आपको क्या है, आपको यहाँ पे सर्च करना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है स्टडी IQ पे आप जाएंगे, स्टडी IQ IS पे यहाँ पे चले गए आप, ठीक है। यहाँ पे जब जाएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शनल लाइव लिखा हुआ है, इस पे क्लिक कर देंगे, एक्सप्लोर कोर्सेज पे, ठीक है। एक्सप्लोर कोर्सेज पे जाके आपको बहुत सारे कोर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको हिंदी साहित्य का क्लास मिल जाएगा,
यहाँ पे आपको इधर भी मिल सकता है, हिंदी साहित्य की कक्षाएं मिल सकती हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है 10 फरवरी को एडमिशन क्लोज हो रहा है। या नीचे जाएंगे तो यहाँ से भी आप पहुँच सकते हैं, ठीक है। जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ से भी आप हिंदी साहित्य तक पहुँच सकते हैं। ये देखिए 2 है यहाँ पे, एक मेंटरशिप प्रोग्राम है, एक नॉर्मल प्रोग्राम है। आप दोनों पे आप जिसमें आप चाहें जुड़ने चाहते हैं। प्राइस जो है वो अलग अलग आते रहते हैं अगर कोई ऑफर आता है, लेकिन अगर आप जुड़ना चाहें तो देर ना करें, क्योंकि उपन्यास बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का, जो यूपीएससी के लिए बड़ा ही शानदार वैकल्पिक विषय है। तो आप दोनों में से जिस भी बैच से जुड़ना चाहें, विकास लाइव कोड जो मैंने यहाँ पे बताया था, इसका प्रयोग करके आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। ये विकास लाइव कोड मेरा लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ VIKASLIVE, विकास लाइव कोड है। इसका प्रयोग करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। बाकी ये मेरा टेलीग्राम चैनल है @officialvikas करके, स्कैन करके भी इसे जुड़ सकते हैं, या सर्च बॉक्स में, टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में जाइए, डालिए @officialvikas, ये बिल्कुल डालेंगे आपको मेरा चैनल आ जाएगा यूपीएससी बाय विकास से, आप उससे जुड़ सकते हैं। आप मुझे ईमेल आईडी द्वारा भी रीच आउट कर सकते हैं, मैं आपको अपनी ईमेल आईडी भी आपको दे देता हूं, ठीक है। मेरी ईमेल आईडी क्या है? मेरी ईमेल आईडी है vikas.singh@studyiq.com। आप यहां पे मुझसे रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने यहां पे आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दिया, स्कैन करके इससे भी जुड़ सकते हैं। हिंदी साहित्य का जो नया बैच है 10 फरवरी को एडमिशन क्लोज हो रहा है, जिसकी डिटेल मैंने बताई। इससे जुड़ना चाहें तो आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम के द्वारा या आप स्टडी IQ के दिए नंबरों द्वारा आप रीच आउट कर सकते हैं। नहीं तो अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे मेल आईडी पे मेल के द्वारा भी मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हम इस प्रकार से बहुत सारे वीडियोस लाते रहेंगे, हिंदी साहित्य से जुड़े, हिंदी से जुड़े, और आशा है कि आपको वीडियो अच्छे भी लगेंगे। अन्य ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा, कमेंट में हमें बताइएगा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।